गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, ईद कुर्बान में बस चंद रोज बाकी हैं। कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नजर फैसला ये किया गया है कि ईद पर वाइल्ड लाइफ पार्क समेत दीगर पार्क भी बंद रहेंगे। बहुत सारे शहरियों को ये फैसला पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ये फैसला आवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ही किया गया है। और लॉकडाउन के दौरान वाइल्ड लाइफ पार्क्स को 6 करोड़ 52 लाख तक का नुकसान भी पहुंचा है। डीजी वाइल्ड लाइफ की जानिब से कहा गया है कि ईद पर पार्क्स में रश बहुत होता है, तो ऐसे में SOPs पर अमल दरामद करवाना खासा मुश्किल हो जाएगा, जिसके तहत पार्क्स बंद रखने का ही फैसला सामने आया। जबकि दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स के बाद चक्की मालिकान मैदान में आ गए हैं। आटे की कीमत फी किलो 2 रुपये और 80 रुपये फी मन आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 15 रोज़ में ही आटे की फी मन कीमत 200 रुपये तक बढ़ाई गई है। जबकि नान बाइयों की जानिब से भी रोटी और नान की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया गया है। सिर्फ गंदम, आटा, रोटी ही नहीं बल्कि दीगर अशिया खुरोनोश तक रसाई भी आम आदमी के लिए दर्द सर बन चुकी है। इस मामले पर प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि बरतानवी शहजादी ने अपनी शादी में ताज उधार लेकर पहना है। डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। बरतानवी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि बरतानवी शहजादी बीट्रिस ने अपनी शादी के आखिरी लम्हात में अपनी दादी से उनका तकरीबन 56 साल पुराना ताज उधार मांगकर पहना था। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की पोती शहजादी बीट्रिस एंड्रयू और बिजनेस टाइकून मैप्ले मौजी ने 17 जुलाई को अचानक शादी कर ली। अचानक हुई शादी में शहजादी बीट्रिस ने वही ताज पहना जो मलिका ने अपनी शादी पर पहना था। शहजादी बीट्रिस की शादी 29 मई को होना थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये ताखिर का शिकार हो गई। 31 साल शहजादी बीट्रिस मलिका बरतानिया के छोटे बेटे एंड्रयू और उनकी साबिका अहलिया सारा फर्गूसन की बेटी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जी हमारा दोस्त मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क तुर्की, जिसकी आवाम के लिए गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही तारीखी लम्हा था। एक तारीखी फैसला और उसके बाद एक तारीखी लम्हा कि जो एक बहुत पुरानी मस्जिद थी आया सोफिया, जिसे पहले वो गिरजाघर था और तकरीबन 86 ईयर्स के बाद उसको दोबारा से मस्जिद का दर्जा दिया गया। वहाँ गुज़िश्ता रोज़ 86 ईयर्स के बाद नमाज जुम्मा की अदायगी की गई और दूर दूर से तुर्की के बसने वाले वहाँ पर पहुँचे ताकि इस सादत से महरूम ना रह जाएं। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ फुटेजेस भी आपको दिखाते हैं जी। तुर्की के शहर इस्तांबुल की मारूफ जामे मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुम्मा अदा की गई है। नमाज जुम्मा से कबल मस्जिद में तिलावत कुरान पाक की गई। मस्जिद में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 1500 अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की थी। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि आवाम की बड़ी तादाद के बायस मस्जिद आया सोफिया के अहाते में मजीद अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी और हज़ारों की तादाद में लोगों ने मस्जिद के अहाते से ही नमाज जुम्मा अदा की। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और मारूफ शख्सियात समेत बड़ी तादाद में नमाजी भी मौजूद थे। आया सोफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी है, जहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। ये इमारत 6वीं सदी में बैजेंटीनी बादशाह जस्टियन अव्वल के दौर में बनाई गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रही थी। 1453 में सल्तनत उस्मानिया ने इसे एक मस्जिद बना दिया, लेकिन 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में हुकूमत ने उसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। तुर्क अदालत ने 10 जुलाई को आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने 11 जुलाई को इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दे दी थी। इस वक्त ये इमारत अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेरिटेज फहरिस्त का भी हिस्सा है। आगे बढ़ते जी, कोई तदबीर काम ना आई, आटे की कीमत और सप्लाई का बहरान ताहाल जारी है। फ्लोर मिल्स के बाद अब चक्की मालिकान की बारी। देसी आटा आज खुद 80 रुपये फी मन महंगा कर दिया है। नई खुद साख्ता कीमत पर आटे की फरोख्ती शुरू कर दी है। जाहिद आबिद रिपोर्ट में बताएंगे। फ्लोर मिलर्स के बाद चक्की मालकान ने भी महंगाई का तीर चला दिया। चक्की आटा की कीमत में फौरी तौर पर 2 रुपए फी किलो और 80 रुपए मन अज खुद इजाफा कर दिया। लाहौर में चक्की आटे की कीमत 68 रुपए से 70 रुपए कर दी गई। गुज़श्ता 15 रोज में चक्की आटे की कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा हो चुका। चक्की मालकान ने महंगी गंदम को आटे की कीमत में इजाफे का जवाज करार दिया।
कहते हैं गंदम 2200 रुपए से 2300 रुपए मन तक पहुंच चुकी है। गंदम का रेट बढ़ता जा रहा है दिन बे दिन। अभी तो 1.5-2 माह हुआ नई गंदम आई को, तो ये रेट हो गया। आगे पता नहीं क्या होगा, इसकी कोई मालूम नहीं है अभी क्या रेट होगा। अवाम कहते हैं आए रोज की महंगाई से तंग आ चुके, हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे। और इसी चक्कर में रहते हैं कि क्या करें, अब रोटी तो बच्चों को खानी है ना, कैसे कमा के खवाएं। अब आटा लेना बहुत मुश्किल हो गई भी है। अब गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें सस्ता आटा मुहैया किया जाए, ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सके। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत में तेजी जारी है, जिसके बायस आटा मजीद महंगा भी हो सकता है। अभी फ्लोर मिल से सस्ते आटे की फराहमी का मामला कंट्रोल में आया नहीं था कि चक्की मालकान की जानिब से भी आटा महंगा कर दिया गया है और अवाम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत के किसी इकदाम से उनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, जाहिद आबिद की रिपोर्ट आपने जानी, जिसमें वो दिखा रहे थे कि आटा मजीद महंगा हो गया और इसके साथ साथ नान भाइयों की जानिब से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया गया है जी, कि ईद के बाद वो नान की कीमत 15 से बढ़ाकर 20 रुपये कर देंगे। और इन तमाम मामलात में हमने देखा है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार निभा रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क़ज़ा और क़ज़ाइयत की बात करेंगे। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद होगी और आज हमने ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से बात करनी है जो कि अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ ग़िज़ाओं में कितना अमल दखल है, ग़िज़ाएं कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सी तर्क कर देनी है, सारा हमें बताएंगी। सारा प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि जिम तो लोग करते ही हैं, साथ साथ सेहतमंद ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है, कौन सी ग़िज़ाएं ज़रूरी है मसल्स बिल्डिंग के लिए? जी हाँ सिद्रा, मसल गेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इनटेक अच्छा हो। कई लोग जो है जिम तो जाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो अपनी ग़िज़ा पर जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो फिर वेट लॉस के लिए हो या वेट गेन के लिए हो या फिर आपने जो है मसल गेन करना हो। कई लोग जैसे फ़िटनेस में जाना चाहते हैं या वो किसी स्पोर्ट्स के लिए जो है ख़ुद को तैयार कर रहे होते हैं, किसी गेम के लिए, किसी कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी ग़िज़ा के ऊपर ध्यान दें। अब इसमें क्या है कि 70% जो है 70% आपका जो है डाइट आपके बॉडी के ऊपर वर्क करती है और बाकी जो 30% है वो आपकी एक्सरसाइज वर्क करती है। एक्सरसाइज और डाइट साथ साथ चलते हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का इंटेक जो है बेहतरीन हो। अब कहने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पे जब आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो आपका जो प्री वर्कआउट स्नैक है, यानी कि एक्सरसाइज से पहले का जो आप खाते हैं खाना या प्री वर्कआउट जो आप कोई भी स्नैक लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी के साथ साथ जब आप एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो आप खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्री वर्कआउट स्नैक में कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत अच्छा हो। हम लोग हाई प्रोटीन पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जब मसल गेनिंग की बात आती है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक्सरसाइज में जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप जितनी भी परफॉर्मेंस देते हैं, आप जिम में जो भी एक्सरसाइज करते हैं, आप चाहे ट्रेडमिल कर रहे हैं या कोई और कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होना अच्छा है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जिम जाने से पहले कुछ नहीं खा के जाते या खाली पेट जिम करते हैं, वो ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते और जल्दी उनमें थकन हो जाती है, थकावट हो जाती है, वो डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। तो साथ साथ पानी का इंटेक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि आपने प्री वर्कआउट कुछ ना कुछ खाया ज़रूर हो, चाहे वो सैंडविच की फॉर्म में हो या वो दही की फॉर्म में हो। आप दही में फ्रूट्स मिला के ऐड करके उस तरह से खा लें या कोई सैंडविच खा लें, या फिर अगर आपने कोई प्रॉपर मील लेना हो तो आप चिकन के साथ जो है राइस भी ले सकते हैं। तो ये आपका प्री वर्कआउट स्नैक होगा। लेकिन पोस्ट वर्कआउट स्नैक में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका कोई प्रोटीन शेक आप ले सकते हैं या कोई इस तरह से जो इंस्टेंटली आपको जिससे एनर्जी मिल जाए, या कोई जूस भी आप ले सकते हैं या कोई और स्नैक भी ले सकते हैं जिसमें सैंडविचेस वगैरह हों। अब पोस्ट वर्कआउट स्नैक इसमें क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज से फ्री हो जाते हैं तो आपके जो है एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं, तो उनको वापस गेन करने के लिए, रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि आप पोस्ट वर्कआउट स्नैक लाजमी लें। अगर आप उस वक्त नहीं लेते तो उससे ये होता है कि जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं और जितना ज़्यादा आप आवर्स स्पेंड करते हैं, और लेट्स सी कि आपने जो है कुछ आवर्स के बाद अपना खाना खाया, उससे ये होगा कि आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो उस वक्त पोस्ट वर्कआउट आपको एनर्जी मिल सकती थी।
ठीक है सारा, हमें ये बताइए कि आपने कार्ब्स की बात की है, प्रोटीन की बात की है, मशरूबात की बात की है। अब जो लोग मसल्स गेन करना चाहते हैं वो कार्ब्स किस सूरत में ले सकते हैं, प्रोटीन किस सूरत में ले सकते हैं और कितना कितना ले सकते हैं? अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है कि आप कौन सी ग़िज़ा का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका मसल गेन हो सकता है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का अच्छा इंटेक हो। अगर आप कोई ऐसे हैं जो कि अभी शुरू से ही मतलब अभी आपने पहले कभी एक्सरसाइज इस तरह से नहीं की और आपने कभी पहले मसल गेन ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो आप जब स्टार्ट लें तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है कैलोरिक इंटेक इंक्रीज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी वर्कआउट करती है या जितना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है आप वर्कआउट करते हैं उस हिसाब से आपका कैलोरिक इंटेक भी इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर आप कैलोरिक इंटेक उस तरह से इंक्रीज़ नहीं रख रहे तो उससे ये हो सकता है कि आपका जो है मसल गेन में भी ना हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग प्रोटीन का बहुत अच्छा इंटेक नहीं कर रहे होते और उसकी वजह से हम लोग चाहे जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें हमारा मसल गेन नहीं हो रहा होता। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। एकदम से अगर आप कैलोरिक इंटेक इंक्रीज़ करेंगे और आपकी एक्सरसाइज उतनी नहीं होगी तो हो सकता है कि आप वेट गेन करना शुरू कर दें। तो ज़रूरी ये है कि अपने एक्सरसाइज जो जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को भी जो है विज़िट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना जो है डाइट प्लान बनवा सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सर्टन एक्सरसाइजेस के साथ आपको किस तरह की जो है ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसमें अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीफ, मटन, फ़िश, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे फ़िश का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और उसके अंदर विटामिन B12, B6 मौजूद है जो ख़ास तौर पे आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, बेहतर करने में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन्स का आप इस तरह से इंटेक कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि आप लीन प्रोटीन का इंटेक करें। लीन प्रोटीन वो वाली प्रोटीन्स हैं या वो वाले जिन्हें कहते हैं मीट प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है चर्बी कम से कम इस्तेमाल की गई हो या उसके अंदर से जो है आप फ़ैट कंटेंट अलग कर दें और कोशिश करें कि ग्रिल फॉर्म में या स्टीम करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप वेजिटेबल सैलड रख सकते हैं और कार्ब्स में जो है आप सीरियल्स का इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि राइस हैं या फिर रोटी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो ये हरगिज़ ना सोचें कि आपने सिर्फ प्रोटीन्स का इंटेक करना है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इन सबको मॉडरेशन में साथ साथ लेके चलेंगे तो ही आप जो आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होगी, आप आगे जाके जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मसल गेन कर सकें। अगर आप जो है सिर्फ एक तरह के न्यूट्रिएंट के ऊपर या किसी एक तरह के जिसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन्स उस पर फोकस रखेंगे और बाकी चीज़ें छोड़ देंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएंगे, बहुत फटीग्ड रहेंगे, आपको थकन महसूस होगी और आप आगे जो है अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिकवरी का। अगर आपने जो है मसल गेन का प्रोसेस आपने अपना स्टार्ट कर लिया तो एक रिकवरी का भी टाइम रखें। अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो बीच में ख़ुद को ब्रेक भी लाजमी दें। फॉर एग्जांपल 1 या 2 दिन जो है आप एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें ताकि आपकी बॉडी जो है रिकवर भी हो सके, जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी जो है इनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी कर सके और रिकवर कर सके और नेक्स्ट डे जो है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकें। कई लोग ऐसा करते हैं कि पूरा वीक जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, पूरा वीक जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी रिकवरी का जो है टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है बेहतर नहीं उल्टा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए रिकवरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया सारा फारूकी, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर मसल्स गेन करने के लिए कौन सी खुराक का इस्तेमाल बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ बात करेंगे हम कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के बावजूद हुकूमत को खदशा है कि ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर के दौरान कोरोना की पाबंदियों में नरमी के खतरनाक नतायज सामने आए। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि जून तक पाकिस्तान में कोरोना के यौमिया केसेस की तादाद 2000 तक पहुंच गई और अमवात की तादाद भी 100 से ज़ायद नजर आई।
अखबार में लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर में नरमी के नताज को देखते हुए मुल्क की लॉकडाउन करने की बजाय 2 हफ्तों के लिए हॉटस्पॉट स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी शुरू की, जिसके बाद कोरोना केसेस में कमी देखने में आई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना केसेस में कमी के बावजूद हुकूमत को खदशा है कि ईद उल अज़हा पर लोग मवेशियों की खरीदारी के दौरान SOPs की पाबंदियों को नज़रअंदाज ना कर दें, जिसकी वजह से कोरोना दोबारा सर उठाने का खदशा बढ़ सकता है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं CEO है म्यो अस्पताल के डॉक्टर असद असलम साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है, कितनी कमी होगी, क्या परसेंटेज है आजकल जो कोरोना केसेस और शरह अमवात की चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बताया आपने कि काफी हद तक अल्लाह का शुक्र है कि केसेस में कमी देखने में आ रही है। आप देखें 13 जून को अगर याद रखें, 13 जून में आपके ही प्रोग्राम में बताया गया था कि लाहौर के 31 हॉस्पिटल में 1106 मरीज दाखिल थे जो बड़े क्रिटिकल पेशेंट थे, यानी उनके सांस उखड़े हुए थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में थे, ICU में थे या वेंटिलेटर बेड पर थे। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद ग्रेजुअली कम होना शुरू हुए और आज इस वक्त लाहौर के 31 अस्पतालों में सिर्फ 153 मरीज दाखिल हैं जो क्रिटिकल हैं। तो 1106 13 जून को थे और 153 मरीज जो थे वो आज की तारीख में है, जो आज 25 जुलाई की। तो अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक केसेस देखने में कमी आई है, लेकिन ये सब कुछ इसकी वजह SOPs को ऑब्जर्व करना, वो भी बहुत हद तक ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि स्मार्ट लॉकडाउन ने काफी हद तक रोल प्ले किया है। ठीक, डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब ईद कुर्बान की आमद है, ख़वातीन ने बाजारों का रुख कर लिया है, शॉपिंग शुरू हो गई है, दूसरी जानिब मवेशी मंडियां लग गई हैं और उनकी सूरत हाल भी आपके सामने है। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है अगर एहतियात ना बरती गई तो? अगला जो खतरा जिसको हम फोर्सी कर रहे हैं वो ईद उल अज़हा पर SOPs को ऑब्जर्व ना करना और आगे मुहर्रम हराम के अयाम है। अगर लोगों ने SOPs इन दिनों में ऑब्जर्व ना की और मुहर्रम हराम के दौरान भी इन SOPs को ऑब्जर्व ना किया गया तो हमें खतरा है कि 15 अगस्त और 30 अगस्त के दौरान ईद उल अज़हा में SOPs ऑब्जर्व ना करने की वजह से और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अगर मुहर्रम के दौरान SOPs पर ऑब्जर्व ना किया गया तो बड़े एक्यूट एक सेकेंड और थर्ड वेव भी देखने को मिल सकती है। तो ये अब सब हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितना SOPs पर ऑब्जर्व करते हैं, कितनी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हैं। अगर हम SOPs पर अमल करके, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके, तो हम सेकेंड और थर्ड वेव को नहीं देखेंगे। अगर ना किया तो खुदा ना खाता हमें ये 2 वेव और देखनी पड़ सकती है। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कोरोना एडवाइजरी ग्रुप में अभी क्या मामला चल रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी इलाकों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदेही की जा रही है, मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन क्या हो सकता है अगर केसेस ज्यादा आए तो? बिल्कुल, बड़ा रेगुलरली इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है जी, बहुत ही रेगुलरली। और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में भी इसको डिस्कस किया जाता है कि हम तो रिकमेंड करते हैं कि जहाँ जहाँ भी केसेस ज्यादा आए उनको हम तो फौरन लॉकडाउन की सजेशन दे देते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये हम रेगुलर बेसिस पर हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने रिकमेंडेशन भी देते हैं और हुकूमत भी बड़ा सीरियसली इन सारे इलाकों को ऑब्जर्व कर रही है कि किस जगह पर केसेस ज्यादा आ रही हैं। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मंडियां तो शहर से बाहर लग गई हैं, लोगों ने आना जाना भी वहां शुरू कर दिया है, तो क्या वहां पर भी व्यापारियों के या खरीदारों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं या उनकी स्क्रीनिंग हो रही है? वहां पर कोई ऐसा निजाम शुरू हुआ? मंडियों के अंदर तो ऐसा कोई निजाम नहीं, लेकिन ये SOPs में लिखा है कि जब व्यापारी अपने मवेशियों को लेके अपने देहातों से निकलेंगे और शहर की तरफ आएंगे तो इन लोगों को अपने कोरोना टेस्ट कराने पड़ेंगे और वो जो कोरोना नेगेटिव होंगे वो ही शहरों का रुख कर सकते हैं, वहां पर आके मंडियां लगा सकते हैं। यहाँ पर जब शहरों में जो मंडियां लगी हैं वहां पर हम SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दे रहे हैं कि कोई शख्स भी बगैर मास्क के ना जाए, वहां पर सैनिटाइजर अवेलेबल हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए।
तो हमारा बेसिकली जोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs पर है। अब ये इतना बड़ा खतरा है कि अगर यहाँ पर SOPs ऑब्जर्व ना किया गया मवेशी मंडियों में, तो ये लोग अगर खुदा ना खासा शहर वाले लोग जिनको जो कैरियर हैं और जिनको पता भी नहीं है कि वो ये बीमारी में मुब्तला है और उन्होंने मास्क वगैरह नहीं पहने, सैनिटाइजर को इस्तेमाल नहीं किया और इन मंडियों में चले जाते हैं, तो ये उन लोगों को ट्रांसफर कर देंगे जो देहातों से आए हैं और ये बीमारी फिर उन जगह पहुंच जाएगी जहाँ पहले नहीं थी, यानी शहर से उन देहातों में पहुंच जाएगी जहाँ पर बीमारी पहले मौजूद नहीं थी। इसलिए SOP को ऑब्जर्व करना इस वक्त इसलिए जरूरी नहीं है कि वो हमें ट्रांसफर करेंगे देहात से आके मजीद शहर में, बल्कि इसलिए जरूरी है कि शहर से ये बीमारी उन देहातों तक ना पहुंच जाए इन व्यापारियों के जरिए जो पहले जहाँ तक बीमारी है ही। ठीक, डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि ये अब बीमारी जो है अभी हमारे जो देहात हैं, कस्बे हैं, वो अभी महफूज है कोरोना वायरस से, तो कहीं ये जो यहाँ पर व्यापारी आए हैं वो साथ ये बीमारी भी ना ले जाएं, तो सर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरा ये भी बताइए कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता सेकंड वेव आती है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या उसमें लाहौर शहर या वो इलाके दोबारा से लपेट में आएंगे जहां पर इसकी पीक पहले भी देखी जा सकती है, या फिर हम ये कस्बों और देहात की बात करते हैं सेकंड पीक की जब बात करते हैं? जी, दोनों जगह पर, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर और मजीद शहरों के अंदर मजीद ट्रांसमिशन होने का खतरा है अगर SOP पर ऑब्जर्व न किया, और देहातों में भी। खतरे की बात यह है कि शहरों में तो अगर खुदा न खास्ता सेकंड वेव आई तो शहर के लोग अपने अजीजों को लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल तो आ जाएंगे, लेकिन देहातों में मसला ये है कि देहात काफी दूर दराज इलाकों में देहात मौजूद है जहाँ पर ये मवेशी वगैरह होती है। अगर वहाँ पर ये ट्रांसफर होगी, आप देखें कि एक देहात के नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होता है वो THQ या DHQ हॉस्पिटल होती है, और वहाँ पर इन पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज करने की वो सहूलत मौजूद नहीं होती जो कि शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में जो कोरोना डेडिकेटेड डिक्लेयर हो चुके हैं, जो फैसिलिटीज वहाँ मौजूद हैं वो क्रिटिकल पेशेंट के लिए THQ और DHQ में उस लेवल की नहीं पहुँच सकती। इसलिए खतरा यह है कि शायद उन लोगों को हम बर वक्त तिब्बी इमदाद ना पहुँचा सकें, क्रिटिकल पेशेंट को, जो हम शहर के बड़े अस्पतालों में जो हमने तकरीबन हाई डिपेंडेंसी के 1000 से ज्यादा और वेंटिलेटर के तकरीबन 500 बेड अरेंज किए हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। ठीक, डॉक्टर साहब ये जितने भी आप खदशात का इजहार कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं या फिर क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देहातों में जो सेहत का निज़ाम है वो सबके सामने है, आपने भी निशानदही कर दी है। आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप में भी मौजूद होते हैं, वज़ीर सेहत साहिबा के साथ भी तमाम मामलात में लाइज़ॉन में रहते हैं, तो क्या इक़दामात किए जा रहे हैं सर इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि देखें, हम तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs पर जोर दे रहे हैं। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, देखें हर THQ और DHQ में कोरोना के बेड अवेलेबल हैं कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट के लिए, और 5 से 6 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के भी वहाँ बनाए हुए हैं। लेकिन अगर वेव जब आती है तो वो इतनी तादाद में बेड अवेलेबल नहीं होंगे क्रिटिकल पेशेंट के देहातों में या THQ DHQ में जो हमने शहरी हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल में बनाए हैं। तो बस यही खतरा है। हमारी तरफ से अरेंजमेंट पूरी है जहाँ तक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल का ताल्लुक है। THQ DHQ में भी कोरोना वार्ड मौजूद हैं, एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बढ़ गए तो शायद इतना ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर ना अवेलेबल हो सके जितना हमने यहाँ पर, हमें फिर शिफ्ट करना पड़ सकता है यहाँ से वहाँ पर। तो इसलिए एक इसको फोर्स ही करते हुए इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम SOP पर अमल करें, ताकि अल्लाह करे कि हमें इस स्टेज तक जाना ना पड़े कि हम के शहर की सहूलियात को, हम ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट को हमें THQ DHQ में शिफ्ट करना पड़े। ठीक, डॉक्टर साहब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात की जाए या फिर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की या हमारे जो माहिरीन रिसर्च कर रहे हैं उनकी बात की जाए, तो लाहौर शहर में अभी कितने % आबादी में कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस उनको इन्फेक्ट कर चुका है और वो सरवाइव कर गए हैं? देखें, इस वक्त तो बज़ाहिर बहुत कमी देखने में आ रही है। अगर ये एग्जैक्ट फिगर हम इस वक्त कोई कमिट करना बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त कितनी, क्योंकि
कि अब लोग ना टेस्ट कराने आ रहे हैं क्योंकि किसी को सिम्टम वगैरह कोई नहीं है। टेस्ट कराने के लिए वही आता है कि जिसको कोई सांस की तकलीफ हो, जिसको कोई फ्लू लाइक सिम्टम हो, इसलिए एग्जैक्ट नंबर बताना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बार बार माहिरीन की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से एहतियात का ही मशवरा दिया जा रहा है कि एहतियात करेंगे तो कोरोना वायरस अपनाने से ज़रूर बच जाएंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत अहम मामले के हवाले से आज हमने बात करनी है, वो है जी दांतों के मसाइल। जो बड़े लोग हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उनको तो और तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है और कहा जाता है ज़्यादा मीठा खाने से लग जाता है। बच्चों के और मामलात होते हैं। दांत आजकल देखा गया है जी, बच्चों के टेढ़े बहुत निकलते हैं, उसमें कहा जाता है जी फीडर बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं इसलिए शायद हो जाता है। या फिर इस तरह के जो मसाइल हैं, इनमें कितनी मिथ्स हैं, कितनी हकीकत है, असल वजूहात क्या हैं दांतों के ख़राब होने के और उनको किस तरह से ठीक रखा जा सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर इमरान ज़िया साहब हैं, डेंटल सर्जन हैं। आपसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों से आगाज़ कर लेते हैं कि आजकल हर माँ बाप का तकरीबन ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है, बच्चों के टेढ़े दांत निकलते हैं जब दूध के दांत निकलने के बाद दोबारा आते हैं। उसकी वजह हम खुद उसकी वजह हैं, माँ बाप उसकी वजह खुद हैं। बिकॉज जब आप बच्चे को मदर फीड की बजाय बॉटल फीड पे रखेंगे और रात को सोते वक्त उसको फीडर दे के रखेंगे उसके मुंह में, तो उसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो जब बच्चा निपल को फीडर को सक करता है तो उसके तालू की शेप उस निपल की तरह तंग सी हो जाती है, गोलाई में आ जाती है, जॉ में स्पेस कम हो जाती है और दांत जब निकलते हैं तो फिर जगह कम होने की वजह से दांत आगे पीछे हो जाते हैं। सेकंड क्या कि वो जो सोते में कुछ दूध तो पेट में चला गया, कुछ मुंह में रह गया, वो जो मुंह में रह गया दूध होता है वो उस लाइवा के साथ मिलकर काम खराब करता है और उससे फिर दांत खराब भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, गल सड़ भी जाते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, बहुत सारी माएँ तो कहती हैं हमारे बच्चे तो बॉटल ही इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके दांत तो बिल्कुल ठीक आ गए हैं, फीडर से या बॉटल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। हाँ। नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम कहते हैं, ये बाकायदा एक बीमारी है ये। अच्छा जी, तो हम डॉक्टर्स को डिस्करेज करते हैं नर्सिंग बॉटल को या फीडर को। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के दांत, एक तो ये आपने बता दिया कि ये रीज़न हो सकती है, ग़िज़ाओं की कितनी, जो हम खाना पीना ठीक नहीं खिलाते बच्चों को या फिर तमाम ग़िज़ाई अज्जा उनके पूरे नहीं होते, और कौन कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं बच्चों के दांत ख़राब होने की वजह? बिल्कुल, जब भी जिस्म में विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी कम होंगे तो बच्चों में चूँकि ग़िज़ाई कमी आ गई, उससे जिस्म की बढ़ोतरी या ग्रोथ नहीं होगी और दांत उनके ख़राब होंगे। बदकिस्मती से हमारे अब जंक्स फूड का बड़ा इस्तेमाल है, जो क्विक फूड्स हैं, पैकिंग वाली बाजार में लाई ओवन में गर्म की या बॉयल पानी में डाली और चीज़ें तैयार हो गई। असल जो जिस्म को ज़रूरत है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है, वो प्रोटीन्स की है, उनको चिकनाइयों की है, जो कि वो मसनूई खुराकों से वो ना ग्रोथ होगी डेफिनेटली। जब जिस्म के बाकी हिस्से ग्रो नहीं करेंगे तो दांत भी ग्रो नहीं करेंगे और दांतों की बीमारियाँ सामने आती रहेंगी। ठीक, डॉक्टर साहब, बड़ों के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ों में दांतों की किस टाइप की बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है? बड़ों में बच्चों से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि जी सुबह उठ के ब्रश करना है। जी। असल अहमियत रात के ब्रश की है, सुबह के ब्रश की वो अहमियत नहीं जो कि रात के ब्रश की है। सेकंड, बड़ों की आदतें कुछ ऐसी हैं। सुबह डॉक्टर साहब, रात को तो पेस्ट आपने करनी है, सुबह नाश्ते के बाद भी? नाश्ते के बाद करनी। नाश्ते से पहले करने का फायदा नहीं है, क्योंकि नाश्ते के बाद से लेकर लंच के बीच में फिर 4-5-6 घंटे होते हैं जो कि मुंह बंद होता है, उसमें सफाई कर लेनी चाहिए। लेकिन रात को स्पेशली, क्योंकि दिन में तो आप कभी पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, कोई मशरूब पी लेंगे तो आपका मुंह साफ हो जाएगा। रात को जो 6-7 घंटे 8 घंटे मुंह बंद रहता है, देयर इज नो एयरवे मेंटेन्ड, देयर इज नो लिक्विड इनटेक और आउटटेक, उसमें के दांत खराब हो जाते हैं। फिर बड़ों में बहुत सी आदतें ऐसी जिसका उन्हें पता ही नहीं चलता कि आदतें उनके लिए नुकसानदेह हैं, लाइक नेल बाइटिंग, काम करते पेन मुंह में रख लेना, ठीक है, और दांतों को आपस में क्रश करते रहना, भींचते रहना, ये सब ऐसी, पान गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये सारी आदतें जो हैं ये बज़ाहिर कुछ नहीं कहती, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों का पेश काम होती है। ठीक, डॉक्टर साहब, मीठा दांतों के लिए कितना खतरनाक, बच्चे बड़ों दोनों के लिए? मीठा खतरनाक तो शायद नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन अगर इसको मीठा खाने के बाद साफ़ ना किया जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर बच्चों को जो हम कैंडीज, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ों से मना करते हैं, वो मीठा जब रह जाता है तो वो खतरनाक होता है? बिल्कुल खतरनाक, जब दांतों पे चिपका रह गया, जो स्टिकिंग स्वीट है वो खतरनाक है। मीठा खाना तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली जो ज़्यादा मीठा है बड़ों में तो डायबिटीज़ की तरफ जाता है, बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है, तो हर चीज़ एक बैलेंस के साथ होती है।
डॉक्टर साहब, बच्चों के जो दांतों के मसाइल हैं ये किस हद तक ठीक हो सकते हैं या फिर ये काबिल इलाज हैं? ये 100% काबिल इलाज है अगर वक्त हाँ। पे लेके आया जाए, ठीक। और 100% से ऊपर मुमकिन नहीं है। उससे भी बेहतर ये है कि आप हर 6 माह के बाद बच्चों और जो बड़े हैं वो अपने अपने दांतों का एग्जामिन करवाते हैं डेंटिस्ट से, ताकि कोई भी जो मसला वो शुरू में पकड़ा जाए। ठीक। उससे तकलीफ भी कम, विजिट्स भी कम, खर्चा भी कम और बीमारी भी कम। डॉक्टर साहब, बड़ों में कैविटी या फिर दांतों में कीड़ा लग जाने की क्या वजह है और उसका क्या 100% इलाज मुमकिन होता है? यस, बिल्कुल। अगर वही बात कि अगर शुरू में चीज़ बीमारी पकड़ी जाए, ठीक। कैविटी भी स्टार्ट, अगर आप 6 माह के बाद, जैसे मैंने भी कहा आपसे कि 6 माह के बाद दिखाएं, कीड़ा भी शुरू हुआ ही है, आप उसको फ़ौरन सील कर देते हैं हम दांत को सीलिंग मटेरियल के साथ, और वहीं पे मसला ख़त्म होता है। जैसे आप इग्नोर करते जाते हैं, रात को ब्रश नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ख़ास तौर पर नशास्ता चावल और आलू अगर ये खाने के बाद साफ़ ना किए जाएँ, तो सबसे ज़्यादा दुश्मन जो दांतों के वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा। ऑल्दो के जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हाँ, लेकिन हाँ। अगर मुंह में रह जाएं तो दांतों के सबसे बड़े दुश्मन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक। तो आमतौर पर बड़े इग्नोर करते हैं फिर वो। तो डॉक्टर साहब, जितनी बार खाना खाना है उतनी बार फिर आपने पेस्ट ही करनी है या फिर आप खाने के बाद सादा पानी की अगर 1-2 बार कुल्ली भी कर ले तो वो भी आपके मुंह को क्लीन कर दें? अब जैसे ऑफिस वर्क के लोग हैं जो सुबह 9 से 5 है, उनके लिए तो जेब में तो टूथब्रश रखना मुश्किल है। हाँ। तो वो दोपहर के खाने के बाद अच्छे तरीके से प्रेशर के साथ कुल्ली कर लें, काफ़ी है। लेकिन सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद तो आपके अपने बस में है ना, टाइम है, 2 मिनट है, 2 मिनट लगते हैं सही तरीके से ब्रश करने में। बहुत ज़्यादा रगड़ना और वो वॉमिट करना ये भी गलत है, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रशिंग भी गलत है, उससे भी दांत घिस जाते हैं रबिंग से। डॉक्टर साहब, बुनियादी कौन कौन सी आदत हम अपना सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं कितनी बार पेस्ट करना है, किस टाइम पे करना है, कौन सी चीज़ खाएं तो ज़रूर कर लें? बुनियादी कौन सी आदत हैं जिनको अपना के हम अपनी दांतों की लाइफ बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। फाइबर डाइट, नेचुरल डाइट जितनी है वो खाएं, क्योंकि फाइबर्स लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वो दांतों में फंसते नहीं, उनके साइज फूड का बड़ा होता है, दांतों में फंसता नहीं। जितनी माइक्रो ग्राइंडेड या ये जंक फूड्स हैं जो कि दांतों में फंसे रह जाते हैं या वहीं पे स्टे करते हैं या चिपके रह जाते हैं, वो दांतों के लिए नुकसानदेह। नेचुरल डाइट खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, ये जो गंदम की रोटी है जो बगैर छनी, ये नहीं दांतों पे टिकती, ये खाएं, सेहत के लिए भी अच्छी, दांतों के लिए भी अच्छी, और इससे एक्सरसाइज भी रहती है, जिससे कि आपके दांत मसल्स डेवलप रहते हैं और दांत साफ रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छी आदत अपना के अगर कोई भी इंसान बड़ा ख्याल रख रहा है अपने दांतों की, कितनी लाइफ होती है, कितने साल तक वो बिल्कुल उसके दांत ठीक रहते हैं और आखिर उस वक्त के बाद जो है वो? मैंने अपनी प्रैक्टिस में 76 साल तक के लोगों के दांत अच्छे भी देखे हैं और 11 से 12 साल तक की एज के बच्चों के दांत बेतहाशा खराब भी देखे हैं। ठीक। तो ये आपकी अपनी एक मेंटेनेंस पे है, हैबिट्स हैं, आपकी क्लिनजिंग हैबिट्स हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, आपकी सोशल हैबिट्स हैं, जिनसे आप अपने दांतों की उम्र बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इंतहाई बड़ी एज में भी सही रहते हैं और इंतहाई छोटी एज में भी खराब। डॉक्टर साहब, ये अकल दाढ़ का कॉन्सेप्ट भी आज हमें समझाइए कि ये अकल दाढ़ क्या है और कब निकलती है, क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं ठीक? इसका नाम इत्तेफाक से हमारी किताबों में भी विजडम टूथ लिखा हुआ है। बिल्कुल। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये देर से आती है, ठीक, अकल भी देर से आती है, तो इसलिए इसका नाम अकल दाढ़ है। ये 17 साल की एज में आती है। वैसे तो दांत जो है वह 6 साल में आना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट दांत। दूध के दांत 6 माह की उम्र से आना शुरू होते हैं, जो परमानेंट दांत है वो 6 साल की एज से आना शुरू होते हैं। और ये अकल दाढ़ 17 से 18 साल की एज में आती है और 70 साल तक किसी वक्त भी आ सकती है। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन इसका बहुत कई साल लग जाते हैं, कई लोगों को काफी साल लग जाते हैं। इसकी जबड़े में जगह कम होती है इस जनरेशन की। अब अल्लाह ने दांत तो पूरे उगाने, वो फिर टेढ़ा मेरा जहाँ जगह उसको मिलती निकलता है और विजडम टूथ बेतहाशा तकलीफदेह साबित होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो निकलवाने की नौबत आ जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे आपने बताया कि स्पेस कम होती है जिसकी वजह से प्रॉपर वो नहीं निकल पाती, तो उसको निकलवाना भी बहुत अजियतनाक होता है। कि आप अमूमन नकल दाढ़ जब उग रही होती है तब तकलीफ देती है, हाँ। जब ये मुंह में रहती है तब भी तकलीफ देती है, और जब इसको निकालते हैं तब भी तकलीफ दे प्रोसेस है। और लेकिन इतना भी नहीं है, सुन करके किया जाता है, लंबा प्रोसेस है इसको निकालना। लेकिन बात अगर ये सीधी हो तो फिर आराम से निकल आती है, अगर टेढ़ी हो तो फिर सर्जिकली हम इसको निकालते हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों के दांतों में कैविटी है, प्रॉब्लम है या कोई स्वेयर प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर उसका हल लास्ट यही है कि आप अपनी दाढ़ या दांत निकलवा के उसका ऑल्टरनेट लगवा लें? नहीं। और दूसरा ये कि दांतों में स्पेस हो जाने की क्या वजह होती है? पहले हम लेते हैं कि कैविटी के बाद दांत
निकलवाना ही चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि इलाजे धंधा खराजे धंधा, अब तो बहुत तरीके आ गए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, फिलिंग्स हैं, कैविटी सीलर्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और दांतों के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब ने बता दिया, हौसला भी दे दिया है कि दांत आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी खासी उनकी हो सकती है, लेकिन अगर उनकी प्रॉपर से केयर की जाए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सोशल मीडिया पर टिकटॉक का बुखार हुकूमती इदारों के अहलकारों तक भी पहुंच गया है। खबर यह है कि पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल वफा तौकीर ने टिकटॉक वीडियो अपनी वर्दी में मलबूस होकर बनाई। वीडियो वायरल हुई तो अफसरान गुस्से में आ गए, जिसके बाद डीएसपी ओहदे के अफसर ने इंक्वायरी की और इल्जाम दुरुस्त साबित होने पर फौरी खातून को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफी के बाद लेडी कांस्टेबल वफा तौकीर ने वीडियो बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमे ने उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा है। वीडियोस बनाने का शौक ज़रूर है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल में रखती थी और उनकी जानिब से कहा गया कि ये वीडियो 8 माह कबल ट्रेनिंग के दिनों में बनाई गई थी, जिसने लीक की या करवाई मालूम नहीं है। वफा तौकीर ने दरख्वास्त की इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए, ये भी दरख्वास्त की है। घर की वाहिद कफील हूँ, नौकरी पर बहाल कर दिया जाए। इससे कबल PIA की 2 एयर होस्टेस ने भी दौरान परवास टिकटॉक वीडियोस बनाई, जिस पर उन्हें वार्निंग्स जारी की गई थी। जबकि अगर आप टिकटॉक का ही जायज़ा ले लें तो हमारे बहुत सारे हुकूमती ओहदेदार हैं जो कि इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, बाकायदा वर्दी में मलबूस होते हैं, एयर होस्टेस बनाती रहती हैं जिनको वार्निंग जारी की गई। हमारे पायलट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपनी वर्दी में अपने जहाज़ उड़ाने के दौरान वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होते हैं। इसी हवाले से पहले तो उमर से बात कर लेते हैं। उमर, पुलिस कवानीन क्या कहते हैं इस हवाले से? जिम्मेदारी का नो डाउट मुजाहरा करना चाहिए कि आप एक बहुत ही मोहतरम शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, वर्दी का ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या कोई कवानीन मौजूद है? एसएच पुलिस रूल्स के अंदर जो अभी वफा तौकीर को जिसके ऊपर किया गया है वो पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी कहा गया है। पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी इस तरह से कही गई कि कुछ अर्सा कबल जब ये सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस अफसरान और अहलकारों ने अपनी तस्वीर अपलोड करना शुरू कर दी है, इस किस्म की वीडियोस लगाना शुरू कर दी, तो उसके ऊपर IG पंजाब मौजूदा डॉक्टर शुएब दस्तगीर को बड़ा नागवार ये गुजरा और उन्होंने एक लेटर जारी किया कि कोई भी अफसर अपनी DB जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं लगाएगा और यानी पिक्चर तक नहीं लगा सकते आप यूनिफॉर्म में अपनी DB भी नहीं लगाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस किस्म की वीडियोस और गैर जिम्मेदाराना बयान जो हैं वो अपनी सीट के हवाले से वो जारी नहीं करेंगे। हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसके अंदर कुछ अफसरान ने अपने केसेस के हवाले से लिखा और उसके ऊपर भी उनको काफ़ी सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ा। यानी आप अपनी पोस्ट की वजह से, ये इसलिए नोटिफिकेशन आया ना कि आप अपनी पोस्ट की वजह से, आपके अपनी वर्दी की वजह से, सीट की वजह से अवाम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब अगर यही वीडियो इस खातून ने अपनी यूनिफॉर्म के बगैर बनाई होती तो किसी को शायद एतराज़ ना होता। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि इतनी बड़ी सज़ा फिर भी नहीं बनती कि उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। आप उसको सज़ा दे सकते थे। जैसे DSP ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी तो इसी चीज़ की ना कि उसने यूनिफॉर्म के अंदर वीडियो बनाई और उसको अपलोड कर दिया। बहुत से लोग बाद में उमर, ये बताइए कि अगर नोटिफिकेशन है, पाबंदी है, तो फिर क्या आगाही नहीं है, मालूम नहीं था जिसकी वजह से वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर इस तरह की सज़ाओं का सामना रहता है? आगाही देखें, अब अगर उनका सिर्फ बयान लिया जाए कि उनकी वीडियो कैसे लीक हो गई तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सा है कि मेरे फ़ोन से मेरी बनाई हुई वीडियो अगर लीक हो जाती तो इसके अंदर मैं ही जिम्मेदार हूँ और कोई जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर अगर मैं कुछ भी एक्ट कर रही हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही आएगी। बात करेंगे जी, कुरातुलैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुरातुलैन, ये आपने देखा है, इसमें सोशल मीडिया हमारा जो है वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। लोगों को पता ही नहीं है कि इसका हमने अच्छा इस्तेमाल करना है, ना कि ये कि हमने बुरे कामों में पड़ जाना है और किसी मुसीबत में भी फंस जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर। इसका रीज़न बेसिक एक यही है कि ऑब्वियसली अवाम के पास, पब्लिक के पास इंटरटेनमेंट के ज़राए कम हैं। अगर आप देखें तो मतलब यंगस्टर्स पर्टिकुलरली दे आर नॉट एज इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स, न्यूज़ में, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर लिमिटेड ये चीज़ें रह जाती हैं हमारे पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो दैट इज़ बिकॉज अवेयरनेस की कमी है। सॉरी टू से, बट अवेयरनेस की कमी है एट ऑल लेवल्स।
एंड इट्स जस्ट नॉट कि आप कहें कि छोटे लेवल के ऊपर, जैसे आपने भी खुद कहा कि हमारे बड़े हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो भी कई दफ़ा दिखाई देते हैं अपनी पब्लिसिटी करते हुए, थोड़ी सी प्रमोशन वगैरह के लिए या फॉर वॉट एवर रीजंस वगैरह जो हैं। तो जब बड़े लेवल के ऊपर ये काम हो रहा होगा तो वाई वुडंट समवन फ्रॉम बिल्कुल ग्राउंड लेवल जो है वो क्यों नहीं करेगा कोई। कुर्रतुल ऐन अवेयरनेस कैसे होगी? क्योंकि देखिए हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं, डिबेट्स भी चल रही हैं, टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही है कि भाई ये चीज़ गलत है, सोशल मीडिया को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें ना, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरी दुनिया के साथ आप इन टच रहते हो, कैसे अवेयर किया जाए? आई थिंक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि हर इदारा जो है वो अपने मतलब आप टीवी के ऊपर कोई भी चीज़ चला दें, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक इदारे के लेवल के ऊपर एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती। तो जैसे अगर आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जो इदारा है वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा एज चेक रखे और हमें अवेयर करे। फॉर इंस्टेंस आई वर्क एट ए यूनिवर्सिटी, तो ज़रूरी ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये इस चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस मिले रोज़मर्रा में। एक दफ़ा सेमिनार अरेंज कर लेने से, एक दफ़ा कोई इस तरह का इवेंट अरेंज कर लेने से आप अवेयर उस तरह से नहीं कर सकते। आपके कहने का मकसद जो मैं समझी हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तालीमी इदारों की जनरली बात कर लें तो वहाँ पर बच्चों को गुड और बैड यूज़ का नहीं बताया जाता। एग्जैक्टली आप नहीं बता, मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आप एक पॉलिसी के तौर पे आप बताएं कि भाई सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ भी है। मतलब अगर आप देखें तो इट्स लाइक हर चीज़ के अंदर एक साइंस है, कोई डेली लाइफ की जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, सब कुछ हर चीज़ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यूज़ होता है। आप उसमें ये तो नहीं कर सकते कि अगर कोई नेगेटिव यूज़ है तो आप टोटली बंद कर दें। जैसे कि पर्टिकुलरली कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बात की जा रही है कि प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाएगा या जैसे बैन करने वगैरह का हमारे मुल्क में ऐसी है हिस्ट्री कि चीज़ें बैन हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये अवेयरनेस दें कि इफ़ यू आर वर्किंग या आपका कोई एक ऑफिशियल एक आपका कोई डेजिग्नेशन है या कोई पोजीशन है आपके पास, तो आप उसका मिसयूज़ वाली उसमें आता है। बिकॉज जब आप एक इदारे में बैठे हुए, आप जैसे ये यूनिफॉर्म वाला इशू है, तो मतलब आप यूनिफॉर्म को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि यू आर वर्किंग फॉर समवन, तो फिर आप तो उस तरह से उनको मतलब ये तो उनके ऊपर बात आती है ना। लेकिन अवेयरनेस के हवाले से बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे तालीमी इदारों में भी बताना चाहिए असातिज़ा को। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हो, या मैं यहाँ प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं कोई भी गलत अल्फाज बोलूँगी तो ऑब्वियसली मेरी फौरी तौर पर जो है वो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा कि मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के क्या बोल रही हूँ। ऐसे ही आप उस्ताद हैं, बच्चों को कुछ गलत पढ़ाएंगी तो आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स है, वो अपनी सीट पर है, फिर वो गलती करे या इस तरह का काम करे, तो मेरा ख्याल है कि खुद भी मालूम नहीं होता इंसान को, या कहीं से एक जहन में क्लिक आता है कि कुछ गलत भी हो सकता है या ये गलत भी है। क्लिक आता है ऑब्वियसली, बट जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं, मतलब आप ट्विटर के ऊपर देखें या फेसबुक के ऊपर देखें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हर वक्त की मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दे रहे होते हैं, एक एक्टिविटी शेयर कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह के लोग कर रहे हैं तो फिर जो बिल्कुल छोटे लेवल के लोग हैं उनको भी एक तरह का शौक होगा, या उनके लिए उनको मतलब उनको फील ही नहीं होगा कि ये कोई बुरी बात है या कुछ भी इस तरह का, बिकॉज इफ समवन फ्रॉम दैट लेवल इज डूइंग दैट तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल यूट्यूब को भी बैन करने की बातें हो रही हैं, टिकटॉक को लास्ट वार्निंग चली गई है, बीगो बंद हो गया है, तो ऐसे में ये बताइए कि बैन करना हल है या रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? आई थिंक रेगुलेट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बैन करना इज़ नेवर द आंसर, बिकॉज आप बैन करेंगे तो पब्लिक या जो भी यूज़र्स हैं वो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। फॉर इंस्टेंस हमने पास्ट में देखा है कि जब यूट्यूब बैन हुई थी तो उससे पहले प्रॉबेबली इतने लोगों को प्रॉक्सी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब यूट्यूब बैन हुई तो बच्चे को पता है। इवन अगर आप पबजी बैन हुई है तो जब मतलब ये चोर रास्ते मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। आप ये पबजी बैन अब हुई है, जब ये लास्ट ईयर और उससे पहले इसके बारे में भी रूमर्स हो रही थी, तो जब आप किसी बच्चे से बात करें, किसी स्टूडेंट से बात करें, तो आगे से उनका जवाब ये होता है कि कोई बात नहीं, विल फाइंड अ प्रॉक्सी और VPN और समथिंग लाइक दैट। तो वो चोर रास्ते मिल जाते हैं। तो ये तो फिर आप ये उसको आप उसके बजाय उसको रेगुलेट करें, ठीक, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज बनाएं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। कितना किरदार हो सकता है और आप कितना देखती हैं? जो हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, असलहे की वीडियो बना के कैसी कैसी वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जिनको बिल्कुल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बात फिर वहीं पे आती है ना कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब आप पॉलिसी बना रहे हैं, आपने साइबर क्राइम सेल बना दिया है अगर, तो हमें एज पब्लिक ये पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हरासमेंट के इश्यूज़ जो होते हैं, मतलब फ़ीमेल जितने भी हम सोशल मीडिया यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो
मुझे या आपको या किसी भी और फीमेल जो भी किसी भी तरह की मतलब खातून है, उनको कैसे पता चलेगा कि आप साइबर क्राइम में अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसका कोई मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है और उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो अगर मुझे 2 से 4 एग्जांपल्स नज़र आएँ कोई उसकी, तो फिर तो मुझे पता होगा। अदरवाइज मतलब व्हाई वुड आई गो टू रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट भी क्यों करूं कि मतलब ठीक है, मतलब ये तो वही वाली बात है ना कि आप FIR क्यों कटवाने जाएंगे कि आपको अगर पता होगा कि इतनी हैसल होगी वहाँ पे थाने में जाना एंड ऑल दैट सारा कुछ। अच्छा कुर्रतुलैन, देखने वालों को क्या पैगाम देंगी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को कैसे अच्छा इस्तेमाल करें और बुरे इस्तेमाल से कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा जो है एक बात अपने ऊपर भी थोड़ा सा होता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आपको कोई पीछे से बताता रहेगा कॉन्स्टेंटली, बिकॉज एज एडल्ट्स आपको खुद भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ सही है, और फिर उसके बाद जो है वो इंसान की अपनी सोच पे रहता है। बहुत शुक्रिया कुर्रतुलैन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सोशल मीडिया के हवाले से यकीनी तौर पर बहुत सारे फायदे भी हैं, सिर्फ नुकसानात नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमने अच्छी चीज़ को पिक करना है या बुरी चीज़ को पिक करना है। इजाज़त दीजिए, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह 9:05 पर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।